हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हिंदी पेडागोगी की सीरीज, जो आपके आगामी CTET यानी कि CTET के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका रीट की भी परीक्षा होने वाली है, तो उसमें भी आपका पेडागोगी का सेक्शन अच्छा खासा आपसे पूछा जाता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हम कर रहे हैं PYQ और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिनमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। इस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिससे वे निष्क्रिय, यहाँ पर बिल्कुल ही आप बच्चे को निष्क्रिय कर रहे हैं, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से आप बात करें। कक्षा के बाहर जो है आप कैसे कर सकते हो? अन्य भाषी कौशलों को संबद्ध किए बिना केवल केवल जहाँ पर, यानी जहाँ पर आपको ओनली वर्ड दिख जाए, तो वो ऑप्शन वैसे ही आपका गलत हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि अगर एक अध्यापक को शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास करना है, तो शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर को वो सृजित करे जिसमें वो तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से वो सुन सके और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में वो संलग्न हो सके। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन दिया हुआ है आपको, प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको उसका तर्क दिया हुआ है कि व्याकरण जो है प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, अभिकथन वाले भी इंपॉर्टेंट है कि ए सही है, आर गलत है। आप इसको देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो ए जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि प्राथमिक स्तर पर आपकी भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो ठीक नहीं है कि जो व्याकरण है, व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। नहीं, व्याकरण इतना डेवलप उस समय नहीं होता है। ठीक है, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ही यही है कि बच्चों को आप सहज अभिव्यक्ति के अवसर आप प्रदान करें। और जबकि व्याकरण जो है प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, ये जो तर्क है आपका गलत है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। भाषा जो है, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक सिद्धांत स्थितियों और मतों को क्या कह सकते हैं? जो आपकी भाषा है वो भाषा अधिगम की जैसी प्रकृति है और शिक्षण शास्त्रीय जितनी भी व्यवस्थाएं उसमें जो बनी हुई हैं, इन दोनों को अगर आप यूज़ करोगे तो आप जो है सैद्धांतिक स्थितियों और मतों को आप उसमें क्या कहोगे? उसे आप उपागम कहोगे, उसे आप टेक्निक कहोगे, उसे आप पाठ्यक्रम कहोगे या विषय वस्तु कहोगे? तो ये क्या आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो कहलाएगा आपका उपागम। भाषा जो है, भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को हम क्या कह सकते हैं? उपागम कह सकते हैं। उपागम क्या है? उपागम जो है आपकी अधिगम की प्रकृति है और प्रक्रिया से संबंधित सिद्धांत और धारणाओं का ये क्या है? एक समूह है। जो आपके सीखने की जो प्रकृति है और जिस तरह का आप प्रक्रिया उसमें करते जाते हो, और उस दोनों से अगर आप उनको इंटररिलेट कर देते हो और जो आपके सिद्धांत बनते हैं और उसको लेके आपका जो धारणाएं बनती हैं, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप उपागम कहते हो। तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किया जाता है, परिवर्तन से इसका कोई भी संबंधित नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है, इसलिए रचनात्मक मूल्यांकन इसको कहते हो। कि अधिगम में जो आपके हो रहे विकास और ये सुधार से संबंधित है, बिल्कुल रचनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है? कि जो हमारे अधिगम में क्या डेवलपमेंट हो रही है,
जो हम सीख रहे हैं उसमें हमारा क्या विकास हो रहा है और उसमें क्या क्या सुधार हमें ज़रूरी हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो इन चीज़ों से ये मूल्यांकन होता है, रचनात्मक मूल्यांकन। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रचनात्मक जो आपका मूल्यांकन है ये निर्धारित करता है कि छात्र सीखने के लक्ष्य को किस हद तक वो पूरा कर सकते हैं। और इकाई के अंत में आप परीक्षण लेते हो, मासिक परीक्षण हो गया, त्रैमासिक परीक्षण हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण हैं। होप सो आप रचनात्मक मूल्यांकन को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी कि TPR, ठीक है, इस विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। और पाठ में समग्र भौतिक प्रतिक्रियाएं शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करवाई जाएं, गतिविधि ना करवाकर प्रश्न पूछे जाएं और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके और जोड़ों या समूह में काम करने का ये मौका दे। तो देखो, आपको पाठ योजना बनानी है तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि शारीरिक गतिविधियां जो हैं कक्षा में ये ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि TPR की फुल फॉर्म इंग्लिश में है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो शारीरिक गतिविधियों से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये श्रवण संबंधी है, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर समूह में आपको बैठने का मौका दे रहे हैं, लेकिन शारीरिक गतिविधियाँ इसी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण सिखाने का कौन सा जो उपागम है इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है। सीखने का कौन सा उपागम जो है नियमों को, देखिए मैं आपको एक इसकी ट्रिक बताती हूँ कि अगर जहाँ पे जो आपका निगमनात्मक होगा उसमें क्या होगा, उसमें सबसे पहले आपके नियम आएंगे। सबसे पहले आप नियम बताओगे, फिर उसके आप उदाहरण बताओगे। तो ये तो होता है निगमनात्मक, ठीक है, निगमन कहते हैं आगमन और निगमन विधि, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर न है, यहाँ पे भी न है, तो ये हो गया, पहले नियम आएंगे फिर यहाँ पर उदाहरण आएंगे। और अगर हम आगमन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके उदाहरण आते हैं। उदाहरण देखकर आप क्या करते हो, उदाहरण देकर आप नियम की बात करते हैं। अब यहाँ ऊ देखिए, यहाँ पर ऊ देखिए, तो इस तरह आप इस चीज़ को याद कर सकते हो। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसमें यह बताया गया कि नियमों को सीखने से संबंधित है। ठीक है। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। मुक्त लेखन की है ये बात। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रवाह और सटीकता दोनों पर ही ध्यान दो। शिक्षार्थियों की लिखावट पर, विषय वस्तु की सटीकता पर, या विषय वस्तु में प्रवाहता। देखिए यहाँ पर मुक्त लेखन की यहाँ बात हो रही है, तो उसमें प्रभावता, तो उसमें बेटरमेंट होनी चाहिए। उस टाइम आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर लिखावट कैसी है, सटीकता क्या है, और दोनों पर ही आप ध्यान दो। ठीक है। एक आप कक्षा 5 के विद्यार्थियों की यहाँ बात कर रहे हो, तो बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि भाई सटीकता इतनी गहन नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर मुक्त लेखन की बात हो रही है, तो प्रवाहता आप उसको कुछ लिखने के लिए दे रहे हो और वो लिखता जा रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। छात्रों की वर्तनी होगी, व्याकरण होगी, विषय की चिंता, इससे आप इस चीज़ से इसको बिल्कुल दूर कर दो बच्चों को, और इससे आप जो है लिखने को प्रोत्साहित करो। और इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है, इस गतिविधि का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि छात्रों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में मदद करना है। और अधिकांश अध्यापकों को सटीकता पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय विषय वस्तु लेखन में प्रवाह को बढ़ावा जो देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉप डाउन से आशय है कि समग्र अर्थ पर आप ध्यान दे रहे हो। समग्र अर्थ पर ध्यान देना और अधोमुखी बॉटम अपर से क्या आशय है। आप जो है टॉप से डाउन आ रहे हो, ये टॉप है और ये डाउन आ रहे हो, तो आप जो है समग्र अर्थ पर, जो अर्थ है उस पर आप फोकस कर रहे हो। और बॉटम से आप अपर जा रहे हो, तो कैसे होगा कि पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, पाठ्य वस्तु
और जो आपके अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, पठन पूर्व पर ध्यान देना। तो देखो, जो आपका बॉटम से अप है, देखो पहले हम शब्दों को सीखते हैं, फिर ही हम धीरे धीरे करके हम वाक्यों तक पहुंचते हैं। तो ये आपका क्या है, बॉटम टू अपर। और टॉप टू डाउन क्या था कि आप जो है सीधा, आप जो आपके सामने अर्थ है आप उस पर सीधा ही फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना, शिक्षार्थियों को निर्देश दो, शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना। तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आप सारे ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है और उसे सीधी तरह से पकड़ती है, उसके पृष्ठ पलटती है, और इन सब में क्या सम्मिलित है? उद्यमी गुणधर्म है, उद्यमी आपका समाधान कौशल है, या साक्षरता कौशल है ये, या पाठ्यचर्या है? ये तो इसका साक्षरता कौशल है कि एक छोटी बच्ची है वो सीधा बुक को उठा रही है और उसको सीधे से पकड़ भी रही है और पृष्ठ भी पलट रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। उद्यमी इमर्जेंट जो है आपका साक्षरता कौशल सम्मिलित है। इस प्रकार के कौशल में बच्चे बहुत ही कम उम्र में पठन लेखन की विभिन्न प्रकार की अनौपचारिक दैनिक गतिविधियों में अपनों से बड़े और अन्य बच्चों का ये अवलोकन करके, उनसे परस्पर क्रिया करके और इनमें सक्रिय रूप से भाग लेकर पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से सीखना शुरू कर देते हैं। इन गतिविधियों में पुस्तक को उठाना, उनके पृष्ठों को पलटना, अखबार पढ़ने की नकल करना और वस्तुओं के चित्र बनाना, बेतरतीब रेखाएं और बनाना, काल्पनिक खरीदारी की सूचियां बनाना, ये सभी चीज़ें शामिल हैं। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक अभिकथन दिया गया है, शिक्षार्थी जो है भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है कि जो भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें सही ऑप्शन बताना है। देखिए, इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए इसमें गलत दे रखा है। शिक्षार्थी जो है भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं। आनुवंशिक रूप से कुछ नहीं होता है और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। आसपास के एनवायरनमेंट की तो बहुत ज़्यादा नीड है भाई। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ए तो आपका गलत है। भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित तक जो है आपका कक्षाई परिवेश का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। आपके कक्षा का क्या आसपास का परिवेश है उसका उसके बच्चे मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो भाषा को अर्जित कर रहे हैं। तो इस चीज़ का प्रभाव जो है बच्चे पर पूरा पड़ता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है? ठीक है, आप जो क्या कर रहे हो, आप पढ़ना सीख रहे हो और हमें उस तरीके को बताना है जिसमें आपको कोई शब्द दे दिया गया है और उसका अर्थ आपको पता लग गया है और आप डिफरेंट चीज़ों में उस चीज़ को समझाने पर बल दे रहे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? समग्र भाषा उपागम कहते हैं, संरचनात्मक उपागम कहते हैं, संप्रेषणात्मक उपागम कहते हैं, अधोमुखी या बॉटम अप उसको उपागम कहते हैं। तो ये समग्र भाषा उपागम है। इसका जो करेक्ट जो कहते हैं ना एक एग्जाम्पल वो ये है फोनेटिक्स का। फोनेटिक्स जो आजकल हम बच्चों को सिखाते हैं फोनेटिक्स, तो ये बिल्कुल मुझे सही सटीक लगता है इसका जो एग्जाम्पल। ठीक है, भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को हम क्या कहेंगे? आप उसके बारे में चिंतन भी कर रहे हो और भाषा के बारे में आप बात भी कर रहे हो, तो आप इसको क्या कहोगे? उद्गामी साक्षरता है ये, अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता है, ध्यानात्मक जागरूकता है, या निपुण वक्ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप सोचिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसमें कि आपका अधिभाषिक विचार विमर्श ये योग्यता है आपकी। आप उसके बारे में चिंतन भी कर रहे हो और उसके बारे में आप बात भी कर रहे हो, तो ये आपका क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम।
एक माँ ने कक्षा 2 की अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुने हैं, ये कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? बच्चे जो हैं भाषा को तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बलन देते हैं। रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। बच्चे भाषा केवल, यहाँ पर केवल वर्ड आ गया है तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है ऑप्शन। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। जो हमारा माइंड है बच्चों की वो तो यूं है कि भाई भाषा सीखने के लिए बिल्कुल सहज रूप से उस चीज़ के अनुकूल हो जाता है। अगर हमने किसी चीज़ को सीखना होता है, अगर हमने किसी भाषा को सीखना है तो हम उस चीज़ को सीख जाएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वैसे ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट है। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने के लिए एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क इसमें प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है। फिर दोनों की भूमिका बदलती है और बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। तो ये युक्ति क्या कहलाती है? संभाषिक पठन है, ये कथा वचन है, मॉडल पठन है या साझा पठन है? देखिए ये आपका संभाषिक पठन है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका संभाषिक आपका ये पठन है ये प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है। इस युक्ति में एक बच्चा क्या करता है और एक वयस्क क्या करता है, एक किताब को एक साथ देखते हैं, किताब के बारे में एक आपस से बातचीत करते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, और उसमें संलग्न हो जाते हैं। वयस्क क्या होता है, प्रश्न, बच्चे से प्रश्न पूछता है, उस कहानी पर चर्चा करता है और सक्रिय रूप से आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है। और इसके बाद दोनों की भूमिका बिल्कुल बदलती है। बालिका फिर क्या करती है, वयस्क से प्रश्न पूछती है, और ये संवादात्मक दृष्टिकोण जो है भाषा के विकास और समझ और पढ़ने के प्रति रुचि को बढ़ावा देने में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, संभाषिक पठन। ठीक है, तो इस तरह हमारे आज के 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप देख सकते हैं, एक पहले तो आप ये देखिए डेट कौन सी है। अब हम 2023 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो आपका हुआ था। पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको 2024 के क्वेश्चन करवा दिए हैं और इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप जो प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। 2023 का आज क्वेश्चन पेपर हो गया है हिंदी पेडागोगी का। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके PYQs हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए। और साथ ही साथ हम और जो है और भी सब्जेक्ट को कवर अप करेंगे, और सबकी आपकी जो है, मैं आपको एक ये कहना चाहूँगी कि सबकी जो है प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, NCERT सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री में करवा रही हूँ, मौर्योत्तर काल में है। और कल जो है डेली आपको जो है सातवाहन वंश से हम स्टार्ट करेंगे, फिर से सातवाहन वंश की आपको कल वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर विजिट करें, क्योंकि ये मैं आपको NCERT की सीरीज़ करवा रही हूँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें NCERT बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। बिना NCERT के आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। तो NCERT मस्ट है और सभी सब्जेक्ट्स की है, क्योंकि आपको पता है कि हर सब्जेक्ट की वेटेज अच्छी खासी रहती है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो आपने बहुत अच्छे से उसको कवर करना है। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।